हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अपने प्रीवियस लेक्चर में जो था हमारा थ्योरी का लेक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हमने मीनिंग कर लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या क्या होता है? हमारी फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के अलावा हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके क्या आता है? बैलेंस शीट। और हमने क्या किया था? इसके ऑब्जेक्टिव किए थे। और और जो हमने देखा था, यूजर्स देखे थे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इनकम स्टेटमेंट में हमने जो है ट्रेडिंग अकाउंट किया था, ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग और इसकी नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। आज हम अपना आगे शुरू करते हैं, ठीक है? तो नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आज से हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बस एक बार जैसे ही आपका फ्रेंड्स थ्योरी का चैप्टर फिनिश हो गया, फिर तो आपके प्रैक्टिकल है वो इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट, बस एक बार आपको समझने की देर है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल द एक्सपेंसेस विच रिलेट टू आइदर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो तो इसमें कौन कौन सी आइटम इंक्लूड है? डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम आती है, क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम आती है, ये सारा कुछ देखते हैं। तो जैसे आपको मैंने वो उसके प्रिंसिपल करवाए हुए हैं, रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या क्या रूल है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ये किसका है? नॉमिनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपका सेम कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 7, डबल एंट्री सिस्टम। ये लो, हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, टू साइडेड इफेक्ट। जितनी से एक अकाउंट डेबिट होगा, सेम अमाउंट से उतने का क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर यहां पर दो अकाउंट है तो ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि दो ही अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। आपका एक अकाउंट भी क्रेडिट हो सकता है, और इसके ऑपोजिट अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपके क्रेडिट दो अकाउंट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हाँ, पर ये जरूर है जितने से डेबिट होगा सेम अमाउंट से उतने से क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका। ये था टू साइडेड इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आगे क्या बोला इसने? फर्स्ट आइटम कौन सी आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में? ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो आपकी गुड्स बच गई कब? पिछले साल। इस टर्म एज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। वो हमारी इस साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। ओपनिंग स्टॉक में अब क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ये तीनों तरह का हो सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल ले लो, सेमी फिनिश गुड्स ले लो, या फिर फिनिश गुड्स ले लो। उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आएगा? ये फ्रेंड्स अब साथ साथ ना लिख लो आप कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती है। वैसे तो इसका बाद में प्रोफॉर्मा भी है, उसमें कंसोलिडेट फॉर्म में दिया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम है, पर एक बार चलो साथ के साथ आप लिख भी लो। नेक्स्ट, परचेज एंड परचेज रिटर्न, गुड्स विच हैव बीन ब्रॉट फॉर रीसेल। जो गुड्स आप खरीद रहे हो रीसेल पर्पस के लिए। कई बार मान लो आपका सपोज कर लो फर्नीचर का बिजनेस है,
आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो वो आपकी गुड्स है, ना कि वो आपका एसेट्स है। अगर आपका क्लोथ का बिजनेस है, आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो ये फर्नीचर फिर फॉर फ्रेंड्स आपका एसेट्स है, ना कि ये आपकी गुड्स है। ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। Goods which have been brought for resale are termed as purchase, and goods which are returned to the supplier are termed as purchase return or return outward. Purchase account will be given on the debit side of the trial balance and purchase return on the credit side of the trial balance. अगर तो परचेज का बैलेंस डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न विल बी शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम परचेज अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज इंक्लूड कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में बाय परचेज रिटर्न कर देते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स गलत नहीं है, ये भी सही है एंट्री। चाहे आप क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न डाल दो, चाहे आप इसमें से ही लेस रिटर्न डाल के जो आपकी नेट अमाउंट आएगी उसको बाहर मेंशन कर दो, आउटर कॉलम में कर दो। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। अब आ गए आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन कौन से एक्सपेंस आपके जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो आपके किसी भी गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो हमारे सारे के सारे एक्सपेंस क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले, और ये पढ़ लेते हैं पहले तो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन परचेजिंग द गुड्स ब्रिंगिंग देम टू द गोडाउन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। या तो उसको गोडाउन तक लाने के खर्चे, या मैन्युफैक्चरिंग तक के खर्चे, या उसको सेलेबल कंडीशन में लगाने के लिए खर्चे, सारी चीजें एक ही है। गोडाउन में कब लाओगे, जब बन के तैयार हो जाएगा। मैन्युफैक्चर करने तक के सभी खर्चे, उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के खर्चे, सारे के सारे क्या है, अपने डायरेक्ट एक्सपेंस है। सबसे पहले वेजिस। वेजिस आर पे टू द वर्कर हु आर डायरेक्टली एंगेज इन लोडिंग, अनलोडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एज सच आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इट शुड बी नोटेड दैट। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, जो उसने अभी बता दी है। इफ द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी शोन ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट। ऑन द कंट्रेरी, इफ द सैलरी एंड वेजेस, अब यहां पर फ्रेंड्स सैलरी एंड वेजेस है, ना कि वेजेस एंड सैलरी है। अगर तो सैलरी एंड वेजेस होगा तो वो कहां पर शो होगा, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ये इस फर्स्ट नेम को, ये फर्स्ट आइटम को कंसिडर कर रहे हैं। वेजेस को क्या बोल रहे हैं, जैसे जो भी हमारी लेबर को पे करने के टाइम में उसकी लोडिंग की, अनलोडिंग की सारे खर्चे, ये उसको वेजेस में इंक्लूड कर रहे हैं। जबकि सैलरी क्या है, कोई हमने ऑफिस एक्सपेंस किया, कोई हमने स्टाफ को सैलरी दी, वो चीजें, वो हमारा किसका पार्ट है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। वो हमारा डायरेक्ट में नहीं आता फ्रेंड्स, वो आफ्टर सेल खर्चे हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ वेजेस आर पेड फॉर ब्रिंगिंग ए न्यू मशीन और इट्स इंस्टॉलेशन, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड हेंस विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी किया। जब भी हम कोई न्यू एसेट्स परचेज करके आते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन पे कोई भी चार्जेस पे करते हैं, वो चार्जेस हमारे उस पर्टिकुलर एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ना कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेज और कैरेज इनवर्ड और फ्रेट। These expenses should be debited to trading account because they are generally paid for bringing the goods to the factory or the place of business. जब भी आप कैरेज पे करते हो, वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, आपने कैरेज पे किया गुड्स को फैक्ट्री में लाने के लिए या फिर अपने बिजनेस की प्लेस पे लाने के लिए। सेल, अगर आप अपने बिजनेस की प्लेस पे लाओगे तभी तो सेल कर पाओगे ना। उस कैरेज, सारा का कैरेज को किसका पार्ट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। इफ any carriage or freight is paid on bringing an assets, the amount should be added to the asset account and must not be debited to the trading account.
अगर यही कैरेज हमने एसेट्स की परचेज के लिए खरीदा किया सॉरी, तो वो कैरेज हमारा जो है उस एसेट्स का पार्ट बनेगी, एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। आगे आ गया आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, all expenses incurred in the manufacturing of goods are shown on the debit side of the trading account, such as coal, gas, fuel, water, power, factory rent, factory lighting, etc. फैक्ट्री के सारे आपके खर्चे फ्रेंड्स, फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे होंगे आपकी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में। अब कोल भी आपकी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूजफुल है, करते हैं, गैस भी, फ्यूल भी, वाटर भी, पावर भी, सारा। स्टोर कंज्यूम नेक्स्ट, these are incurred to keep the machine in perfect working condition and include engine oil, cotton waste, oil, grease, etc. ये हो गया हमारा स्टोर कंज्यूम। डॉक चार्जेस, these are the charges levied on ship and their cargo while entering or leaving docks. If dock charges are paid on import of goods, they are shown on the debit side of the trading account. In the absence of specific instruction, these are debited to trading account. These are debited to trading account, तो हम डेबिट ही कर रहे हैं आगे भी। इफ डॉक चार्जेस आर पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर तो हम इंपोर्ट गुड्स की इंपोर्ट पे कर रहे हैं, दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, दीज आर डेबिटेड टू, दोनों दोनों तरफ से सेम है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या क्या फ्रेंड्स, रॉयल्टी में आ गया, दिस इज द अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ ए माइंस और पेटेंट फॉर यूजिंग हिज राइट और पेटेंट। रॉयल्टी इज यूजिंग चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, अगर मान लो आप किसी को रॉयल्टी पे कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उसके आपकी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी सारे के सारे खर्चे होंगे, या फिर उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। तो यहां पर रॉयल्टी पे कर रहे हो तो वो भी हमारा किसका पार्ट बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगी। हाउएवर इफ इट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल, इट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चलो, ये तो होगी हमारी डेबिट साइड की आइटम। कौन कौन सी होगी ये लिख लो दोबारा से। फर्स्ट आइटम हमारी ओपनिंग स्टॉक, ये लो ओपनिंग स्टॉक। सेकंड आइटम हमारी परचेज। थर्ड आइटम हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी क्या क्या है, हमारे कैरेज, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर कंज्यूम, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, ये सारे। अब आगे हमारे क्रेडिट साइड की आइटम के। क्रेडिट साइड में सेल और सेल रिटर्न और आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल में क्या है, आपकी सेल कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। विल बी इंक्लूडिंग इन द सेल, द सेल विल बी क्रेडिट बैलेंस, whereas the sale return on account of return inward will be shown on the debit balance. Sale return will be deducted out of the sale on the credit side of the trading account. Closing stock और inventory, अब जो गुड बच गई, जो आपकी सेल नहीं हुई, वो क्या करोगे, वो आप क्रेडिट साइड में डाल दोगे। The goods remaining unsold at the end of the year is known as closing stock. जो आपके पास लास्ट में बच गई, it is valued at cost और receivable value whichever is less. इसको हम शो किस पे प्राइस पे करते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस पे या फिर हमारी रिसेलेबल वैल्यू पे, जो भी हमारा दोनों में से कम होगी उस पे शो करेंगे। अब जो भी बच्चे ने अच्छे से थ्योरी देखी हुई है स्टार्टिंग वाले चैप्टर, वो मेरे को बताओ कि ये हमारा कौन सा हमारा कन्वेंशन था कि हम कॉस्ट प्राइस और रिसेलेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल था। ये वैसे आपको चलो बता ही देता हूं। ये हमारा फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये लो, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसमें क्या होता है, ये भी आपको दोबारा से फिर एक बार रिव्यू करवा देता हूं आपको, कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसमें हम सारे के सारे एंटिसिपेटेड लॉस लेकर चलते हैं, जबकि जो भी हमारे गेन होते हैं या हो सकता है कि हमारे गेन होंगे फ्यूचर में, उसको हम इग्नोर करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग की कन्वेंशन है। एक बार ये भी पढ़ा देता हूं आपको दोबारा से फिर से,
According to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gain should be ignored. हम सारे के सारे अपने गेन को इग्नोर कर देते हैं, जबकि अपने लॉसेस को हम बुक्स में कंसीडर करते हैं. ठीक है, चलो अब आगे इधर. नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है. आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ये चीज अब ध्यान से देना फ्रेंड्स. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमने ट्रायल बैलेंस में अच्छे से समझा था, यहां पर फिर भी आपको दोबारा करवा देता हूं एक बार. बट दिस इज सो बिकॉज इट्स वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड. अब ये क्यों होता है? ये होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मींस द फॉलोइंग एंट्री. कैसे एंट्री करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, दिस इज सो बिकॉज इट्स वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज. बिल्कुल, जब सारे अकाउंट्स क्लोज होने होते हैं तभी इसकी वैल्यूएशन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको अपनी ट्रायल बैलेंस के बाहर शो करते हैं. वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है, पर जब ये इनसाइड का ट्रायल बैलेंस हो तब हम क्या करते हैं? एक बार यहां पे पढ़ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से करवा देता हूं जब हमने ट्रायल बैलेंस के टाइम में किया था. When the above entry is passed, the closing stock account is open. On the one hand, it will be posted to the credit side of it will be posted to the credit side of the trading account. ठीक है, and on the other hand, it will be shown on the asset side of the balance sheet. एक तो एंट्री कहाँ होगी? एक तो एंट्री होगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरी आपकी एंट्री कहाँ होगी? क्लोजिंग स्टॉक की आपकी एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक. In order to complete the double entry system, sometimes the closing stock is given inside the trial balance. अब कई बार क्या होता है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है. उस टाइम क्या करते हैं? दिस विल मीन्स द एंट्री टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स हैज ऑलरेडी बीन पास्ड. इट वुड imply that the closing stock must have been deducted out of the purchase account. Hence, in such a case, closing stock will not be shown in the trading account but appear on the debit side of the asset side of the balance sheet only. अब यहां पर फ्रेंड्स एक बार आप दो चीजें पहले तो नोट करो, ये आप नोट कर लो, फिर आपको मैं करवाता हूं. अगर तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, इसकी एक एंट्री होगी क्रेडिट साइड में, किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के. दूसरी एंट्री कहां होगी? बैलेंस शीट में. कहां पर? एसेट साइड में. अगर तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, जिन बच्चों का नहीं पता वो चैप्टर नंबर 14 देख लें एक बार, तब कहां होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी जो ऊपर क्रेडिट साइड की है, सिर्फ और सिर्फ कहां होगी? बैलेंस शीट में होगी. वो क्यों? वो अब देखते हैं. चलो, यहां पर होगी एंट्री आपकी एसेट साइड में. ये आप राइट डाउन कर लो. चलो, ये अब एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये लो, ये आपको नोट्स मैंने दिए थे. इसका मेन जो पीछे का इसका जो लॉजिक है वो क्या है वो देखते हैं. तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन शॉर्ट विल बी इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इसका मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, उसमें से ऑलरेडी आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया. हेंस द cost of goods sold is stated in the business. It indicates that opening stock has already been added to the purchase and closing stock has already been deducted from the purchase. ये तो अब आपने ऊपर कर ही लिया. Hence it is called adjusted purchase. ये हमारी क्या है? adjusted purchase है. यानी कि आप अगर सपोज कर लो आपको दे दिया कि एडजस्टेड परचेज, क्वेश्चन में दे दिया एडजस्टेड परचेज,
या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका यही मतलब हो गया कि इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही करके जो आता है ना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की तो पहले ही एडजस्टमेंट होगी, तो अब आप दोबारा थोड़ी ना उसको क्रेडिट साइड पे डाल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट की। अगर तो आप दोबारा फिर से करोगे, फिर वो दो बार एंट्री हो जाएगी। एक बार तो यहां पर आपने लेस कर दी, एक बार क्रेडिट साइड करके लेस कर दोगे, वो तो डबल इफेक्ट पड़ गया फिर उसका। यानी कि एक ही एंट्री आपने दो बार डाल दी अकाउंट्स में, सेम अकाउंट्स में। इन सच ए केस ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। इस वाले केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमने ऑलरेडी ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसको इंक्लूड कर लिया या फिर एडजस्टेड परचेज में उसको इंक्लूड कर लिया, फिर ओपनिंग स्टॉक हम सेपरेट ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, बट द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट हैज बीन एडजस्टेड विद परचेज। फिर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करते हैं। अंदर शो करने का मतलब क्या है, अंदर शो करने का मतलब है इसको हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि हमने ऊपर इसको लेस कर दिया था। अब जैसे देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसने बोला था ट्रायल बैलेंस बनाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो लिख दिया आपने डेबिट साइड में। अब इसमें फ्रेंड्स आपका ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है, प्लस इसमें माइनस किया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। फिर अब ओपनिंग स्टॉक दोबारा, अगर यहां पर आप कहो कि मैं तो ओपनिंग स्टॉक फिर से शो करूंगा, ये लो, फिर 60,000 तो ये इसमें भी इंक्लूड है और 60,000 आपने अलग से लिख दिया। फिर ओपनिंग स्टॉक की तो दो बार एंट्री होगी ना ट्रायल बैलेंस में, तो फिर वो क्या है, गलत है। वो हम फिर ओपनिंग स्टॉक की ट्रायल वो एंट्री नहीं करेंगे। अब आगे बात, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्या है, माइनस है, 1.5 लाख में से डिडक्ट किया हुआ है हमने। अब आप कहते हो कि क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल आता नहीं, पर जिस वाले केस में आपको एडजस्टेड दी हुई है उस वाले केस में तो आपको शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपकी आइटम शो ही नहीं है, आपकी आइटम इंक्लूड ही नहीं है। अगर आपकी आइटम इंक्लूड ही नहीं है, फिर आपका ये 40,000 से डेबिट साइड कम होगी, क्योंकि आपने यहां पर भी माइनस कर दिया, यहां पर आपने शो नहीं किया, तो फिर ये तो फिर 2,80,000 होगी ना फ्रेंड्स। कहीं तो क्लोजिंग स्टॉक को शो करना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए मेन इफेक्ट होता है उसका। Therefore, trial balance will be shown closing stock only. Opening stock will not be shown in the trial balance. यही आपको हमें यहां पर दिया गया है। एक बार आपको यहां से फिर से पढ़ा देता हूं, दोबारा से करवा देता हूं क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि मेन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब इसको, इसकी जो है इफेक्ट करेगी अकाउंट्स को, कब ये इफेक्ट नहीं करेगी, यही नहीं पता चलता। एक बार से फिर से रीड कर लेते हैं, आपको भी रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन में भी करवा दिया मैंने, और सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी करवा दिया। वैसे तो ये मैंने डिटेल से करवाया था ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में, पर चलो यहाँ पर भी जरूरी था तो यहाँ पर भी आपको एक बार रिवाइज करवा दिया, ठीक है। द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। इट इज वैल्यू एज कॉस्ट और रीसेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है। इट इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जब भी आउटसाइड में दिया गया, यानी कि इसको अभी हमने जो है एडजस्ट नहीं किया, तो इसको फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। अभी आपको प्रीवियस मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, दिस इज सो बिकॉज इट्स वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों करते हैं, क्योंकि जो नेचुरली एक चीज सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक आपको कब पता चलेगा, जब आप सारे के सारे अकाउंट क्लोज कर दोगे, जब आप सेल अकाउंट को भी क्लोज कर दोगे, परचेज अकाउंट को भी क्लोज कर दोगे, परचेज रिटर्न को भी क्लोज कर दोगे, सेल रिटर्न को भी क्लोज कर दोगे,
उसके बाद ही आपको क्लोजिंग का पता चलेगा ना कि हमारे पास स्टॉक बचा कितना। क्या आप पहले बता सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? नहीं। जितनी देर तक आपके अकाउंट क्लोज नहीं हो जाते उतनी देर तक आप क्लोजिंग स्टॉक का पता ही नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होता है, पर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। इसकी एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। व्हेन द अबव एंट्री इज पास्ड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इज ओपन। ठीक है, ऑन द वन हैंड इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द अदर हैंड इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जब क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ट्रायल बैलेंस में था वो होगा एडजस्टेड परचेज या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा, कि उसमें हमने अभी तक जो है इसका क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। माइनस कर दिया फिर तो शो करना पड़ेगा ना हमें। अगर तो माइनस किया ही नहीं फिर तो शो करने की जरूरत भी नहीं है, पर अगर हमने माइनस ही कर दिया फिर हम सेपरेट से शो करेंगे। चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आ गई आपकी एंट्री की बारी। एंट्री कैसे करनी है? द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर्स दैट balances of all such accounts which are due to appear in the trading account are transferred to it. The entry required for such transfer are termed as closing entry. This will be as follows. Purchase return account is closed by transferring its balance to purchase account. Following entry is recorded for this purpose. अब आपने परचेज रिटर्न को क्लोज करना है। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स? आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी आप गुड्स रिटर्न करते हो, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में करके आए हैं, तो वो क्या करते हैं? परचेज को क्रेडिट करते हैं। पर अभी आपने ये सारा का सारा बैलेंस परचेज में ट्रांसफर करना है। परचेज में ट्रांसफर करना तो इसका बैलेंस नील करना पड़ेगा। नील करोगे तो क्या करोगे? इसको डेबिट करोगे। तो सारा का सारा बैलेंस कहां पर ट्रांसफर कर दिया? हमने परचेज अकाउंट में कर दिया। सिमिलरली अगर आपने सेल का बैलेंस क्लोज करना है, सेल रिटर्न अकाउंट का, उसको कहां पर ट्रांसफर कर दोगे? सेल अकाउंट में कर दोगे। सेल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम है। इनकम में रूल कौन सा लगा? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इनकम है तो क्रेडिट होगी, इनकम कम होगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये लो डेबिट कर दिया। अब इसका अकाउंट क्लोज करना है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सारा का सारा बैलेंस कहाँ? सेल अकाउंट में ट्रांसफर। अब हमने बाकी अकाउंट क्लोज करने हैं। बाकी अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजिस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज, गैस, फ्यूल और फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट। अब यहां पर फ्रेंड्स एक चीज और समझने वाली है। ये तो होगी हमारी एंट्री, क्योंकि हमने अभी तक कर लिया कि जो भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में कौन सी एंट्री आती है? डेबिट साइड में आती है परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे। क्रेडिट साइड में सेल, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये होता क्यों है? सपोज कर लो ये आपका परचेज अकाउंट है। ये लो, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये हम लेजर कर रहे हैं। लेजर पे जाओ, चैप्टर नंबर 13। आपने परचेज की, मान लो कैश परचेज 1000 रुपए की। अब ये 1000 रुपए की एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपए से। ठीक है, यही होगी ना? क्यों? क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो इसकी लेजर में कहा एंट्री करेंगे? लेजर में करेंगे टू कैश 1000 रुपये। और कैश अकाउंट में कहा एंट्री करेंगे? बाय परचेज। यही किया हुआ था ना हमने लेजर में, 1000 रुपया। अब आ गई बात कि हम ये 1000 रुपया मान लो पूरे महीने में एक ही परचेज की। अब ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी तो करेंगे ना। जब हम अपना
वो बनाते थे ट्रायल बैलेंस। अपने लेजर अकाउंट्स को ही हम ट्रांसफर करते थे ट्रायल बैलेंस में। पर अल्टीमेटली ये ट्रांसफर कहाँ होना है, ये आपका होना ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पर क्या करोगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, अगर कोई और एंट्री नहीं है। तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक की होगी ना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपने सारी की सारी कहां पर ट्रांसफर कर दी, ट्रेडिंग अकाउंट में, साल के लास्ट में। अभी नहीं होगी, साल के लास्ट में जाके ये एंट्री होगी। तो यही तो चीज हमने यहां पर की है। ये लो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब हमने लेजर अकाउंट किए थे, नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको बताया था कि हम बैलेंस नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट का कभी भी कैरी डाउन बैलेंस नहीं किया था। जो भी सारे के सारे पर्सनल अकाउंट थे उसका हमने कैरी डाउन बैलेंस किया था। नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में अल्टीमेटली ट्रांसफर करते हैं। तो यही हमने यहां पर किया। ठीक है, उसका आगे हमने बैलेंस ट्रांसफर करना है। ये कैश परचेज की आपने इसकी एंट्री कर दी, टू कैश यहां पर कर दी बाय परचेज। चलो भी ये तो एंट्री होगी आपकी फिनिश। अब इस अकाउंट को भी तो क्लोज करोगे ना आप, परचेज अकाउंट को। तो इसका सारा बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दोगे साल के लास्ट में, आप अल्टीमेटली वो कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में कर दोगे। ये लो, यही किया हमने। इसलिए हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ऐसे सेम आपका सेल का होता है। ये लो, सेल के केस में उल्टा लगा लो आप, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये लो, बाय कैश, आपने 1000 रुपए की सेल की, साल के लास्ट में ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितनी, 1000 रुपए। चलो, अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये लो, नेक्स्ट, अनदर क्लोजिंग एंट्री इज नीडेड टू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ। अब लास्ट में आप लोग देखोगे कि या आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी या फिर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्योंकि आपकी दोनों साइड तो सेम हो नहीं सकती। वो क्या होगा, वो आपका दोनों का डिफरेंस जो होगा, या तो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रोस लॉस होगा। अगर तो आपकी क्रेडिट साइड, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन दिस विल बी ए ग्रोस प्रॉफिट। और आपकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपकी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन दिस विल बी ए ग्रोस लॉस। उस वाले केस में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इसने फॉर्मेट दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप राइट डाउन कर लेना। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड की हुई है, तो आप लोग प्रिंट निकाल के ही लेक्चर को देखना। तो ये सारी आइटम्स हमारी जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ये लो, अब एक चीज और जो नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, इन द एब्सेंस, in the heading of the trading account, the word for the year ending are used because it disclose the position of the business for the full accounting year and not at a particular point of time। क्योंकि जो हमारी फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की बनती है, जैसे 1 ईयर की, ना कि ये वन वन मंथ की नहीं बनती है, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनती। ये फुल आपकी अकाउंटिंग ईयर की बनती है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, जब भी आप इसको शुरू करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये चीज लिखनी है आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। आपको प्रैक्टिकल के टाइम में करवाऊंगा ये मैं। नो सेपरेट कॉलम फॉर डेट इज प्रिपेयर्ड इन द फाइनल अकाउंट। बिल्कुल आप फाइनल अकाउंट में कोई डेट का कॉलम थोड़ी ना बनाओगे। क्यों, क्योंकि ये तो आपकी है ही 31 मार्च तक की, आपकी क्लोजिंग डेट की है। because the date will not because the date will be already mentioned in the heading itself. No column for ledger folio is prepared in the final account because these are prepared from trial balance and not from the ledger directly। इसमें ना तो लेजर फोलियो का कॉलम होता है। क्यों,
क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम बनाते हैं फ्रेंड्स अपने ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम अपने लेजर अकाउंट से। लेजर हम कहाँ से बनाते हैं? अपने जर्नल से। ये सारे स्टेप बाय स्टेप की हैं। आगे आगे आपके इलेस्ट्रेशंस आ गई ट्रेडिंग अकाउंट्स की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे और आगे मेरे को लगता है इसकी थोड़े बहुत प्रैक्टिकल करके ना फिर इसकी थ्योरी का पोर्शन ही हो जाएगा। तो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तो फ्रेंड्स चलो एक चीज करते हैं, हम लोग आज का जो लेक्चर है यहीं तक ही कर लेते हैं। आप लोग क्या करना, अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो सारा करवा दिया मैंने। चलो 2 मिनट रुको, ये उसके परफॉर्मा देख लेते हैं। एक फॉर्मेट, ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर आपने क्या लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। वो देख लेना आप कौन से साल का एंडिंग। इस वाले में ये वाली आइटम डेबिट साइड में, क्रेडिट वाले में ये आइटम। आप लोग क्या करना, ये जो पहले 10 इलेस्ट्रेशन है ये सोल्व करना आप लोग खुद से। एक बार आप 10 इलेस्ट्रेशन सोल्व करना, उसके बाद आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, अपने लेक्चर नंबर 3 में ये आपको 1 to 10 इलेस्ट्रेशन जो है ये फिनिश करवा दूंगा, ताकि आपको अब साथ के साथ ही प्रैक्टिकल आपके सोल्व हो सके। आपको जितनी थ्योरी करवाई, क्योंकि ये हमारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आना ही आना है आपका। तो जितनी आपको मैंने थ्योरी करवाई है उतना आपको प्रैक्टिकल भी साथ ही करवा देता हूं। एक बार हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के हमारी 10 तक इलेस्ट्रेशन है, तो आप लोग 10 तक खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये 10 तक इलेस्ट्रेशन सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।